हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत जो है शिक्षा दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। और शिक्षा दर्शन की इस क्लास में मैं आप लोगों को पश्चिमी दर्शन की जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, प्रकृतिवाद और यथार्थवाद, इसके बारे में बेहतर तरीके से विस्तृत रूप में अध्ययन कराऊंगा। इसके पहले क्लास में यानी पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पश्चिमी दर्शन का अध्ययन कराना शुरू किया था। और पश्चिमी दर्शन में जो इसकी पहली शाखा, जिसको आदर्शवाद के नाम से जाना जाता है, पहली विचारधारा जो आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म के नाम से जानी जाती है, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। मैंने आप लोगों के देखिए शिक्षा दर्शन की क्लासेस जो है कुछ ही दिनों पहले शुरू की है। और इन क्लासेस को शुरू करने का मकसद है कि आपका एमए और एमएड के सिलेबस में जो कुछ भी दिया गया है उसको कवर कर लेना है, जिससे क्या हो कि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत, परीक्षा में प्रश्न को उत्तर देने में ना हो। इसके साथ साथ ये क्लासेस देखिए आपके यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अन्य परीक्षाओं में भी इससे आने वाले प्रश्नों को हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक दर्शन के देखिए 4 क्लासेस की हैं। ये 5वीं क्लास है। और 5वीं क्लास में मैंने आप लोग को क्या बताया कि प्रकृतिवाद और यथार्थवाद के बारे में पढ़ेंगे। यानी ये जो दर्शन की विचारधाराएं हैं, शाखाएं हैं, इस शिक्षा के लिए क्या बताती हैं, बालक को किस तरीके से शिक्षा दी जानी चाहिए, उसको किस तरीके के वातावरण में रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें इससे हम लोग देखेंगे। इन दर्शन की जो शाखाएं हैं, इनके कौन कौन से प्रमुख जो है दार्शनिक हैं, उनके क्या विचार हैं, उसको भी आने वाले क्लासेस में हम लोग अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और दर्शन की जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाए और अपनी क्लास को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, देखिए हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षा शास्त्र विषय। और ये शिक्षा शास्त्र विषय देखिए एमए और एमएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को अध्ययन कराया जा रहा है। इसके अलावा ये अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूजीसी नेट पेपर 2 या अन्य जो शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं यानी परीक्षाओं में, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराए जाते हैं बहुत सारे, उनके लिए भी ये क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में देखिए हम लोगों को पश्चिमी दर्शन की जो शाखा प्रकृतिवाद है, नेचुरलिज्म है, उसके महत्वपूर्ण जितने भी बातें हैं, जितने भी विचारधाराएं हैं, उसको पढ़ना है। और उसको देखकर फिर उसके बाद हम लोग को यथार्थवाद के बारे में पढ़ना है। देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रकृतिवाद का अर्थ क्या होता है, यानी प्रकृतिवाद जो विचारधारा है वो क्या कहती है। तो प्रकृतिवाद देखिए दर्शन की वह शाखा है जिसमें क्या किया जाता है, प्रकृति को ही सत्य, ज्ञान और जीवन का अंतिम आधार माना जाता है। यानी यह दर्शन की ऐसी शाखा है, ऐसी विचारधारा है जिसमें प्रकृति को ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, प्रकृति को ही सर्वेसर्वा माना जाता है। इसके अनुसार मनुष्य का विकास जो है प्राकृतिक नियमों के अनुरूप होना चाहिए, बिना अनावश्यक बंधनों, कृत्रिम अनुशासन या बाहरी दबाव के। यानी दर्शन की यह शाखा या विचारधारा क्या कहती है कि किसी भी बालक का, किसी भी व्यक्ति का जो विकास है वो किसके आधार पर होना चाहिए, प्रकृति के अनुसार, बिना किसी छेड़छाड़ के, बिना किसी बंधन के उसका मुक्त रूप से प्रकृति के ऊपर छोड़ देना चाहिए। प्रकृति उसका विकास स्वयं करेगी। इसमें देखिए एक मूल कथन है, प्रकृति की ओर लौटो। यह कथन देखिए दिया गया था जीन जैक्स रूसो के द्वारा, यानी बैक टू नेचर, इनके द्वारा यह कथन जो दिया गया था काफी प्रचलित है। और जीन जैक्स रूसो के बारे में हम लोग आने वाली क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए जो प्रमुख दार्शनिक है इस विचारधारा के, उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो जीन जैक्स रूसो का ही आता है। ठीक है, तो जीन जैक्स रूसो इसके सबसे प्रबल समर्थक माने जाते हैं। प्रकृतिवाद के देखिए सर्वाधिक प्रभावशाली प्रवर्तक में से इनका नाम आता है। ये बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर बल देने की बात करते हैं। यानी बालक के अंदर जो कुछ भी नेचुरल एबिलिटी है, टेंडेंसी है, उसके अंदर जो कुछ भी अंतर्निहित है वो बालक अपने आप खुद से विकास करेगा और उसी का विकास ही सबसे बेहतर होता है। कथन के लिए देखिए, बालक स्वभाव से अच्छा होता है, समाज उसे बिगाड़ देता है। उनका कहना है कि हर बालक जो है जब जन्म लेता है, छोटा होता है, तो उसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो जिस प्रकार के समाज में पलता है, बढ़ता है, वो समाज उसे उसी तरीके का बना देता है। यानी उससे समाज अच्छा भी बना सकता है, उसे खराब भी कर दे सकता है। जैसे समाज में बालक रहेगा उसी प्रकार का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी, जीन जैक्स रूसो ने। उसके बाद देखिए इसके जो दूसरे महत्वपूर्ण दार्शनिक थे उनका नाम हर्बर्ट स्पेंसर है। इन्होंने देखिए क्या कहा कि विकासवाद से प्रभावित होता है किसी भी बालक का जो है।
उन्होंने जीवनोपयोगी शिक्षा पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक के जीवन में उपयोग हो सके, और वो शिक्षा पूरी तरह से प्रकृति के आधार पे होनी चाहिए। बालक के अंदर जो कुछ भी नेचुरल चीज़ें पाई जाती हैं, प्राकृतिक रूप से बालक जो कुछ भी करना चाहता है, उसके अंदर जो कुछ भी टैलेंट है, उसी के अनुसार उसको शिक्षा दी जानी चाहिए और उसी के अनुसार उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाना। ये बात कही थी हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो उनके द्वारा देखिए कहा गया था कि शिक्षा का उद्देश्य जो है पूर्ण जीवन के लिए तैयारी, यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि आने वाला उसका जो समय है, उसका जो पूरा जीवन है, बालक अपने आप को अच्छे तरीके से तैयार कर ले। इस तरीके की बातें इन दोनों विद्वानों के द्वारा प्रकृतिवाद के बारे में कही गई थी। प्रकृतिवाद के देखिए कुछ प्रमुख विचार हैं, वो मुख्य विचार देखिए क्या क्या है कि प्रकृतिवाद क्या कहता है कि प्रकृति जो है सर्वोच्च शिक्षक, यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक अगर कोई है तो प्रकृति है। प्रकृति ही बालक को सही तरीके से शिक्षा दे सकती है। प्रकृति से देखिए बालक प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना शुरू करता है और यही सीखना जो है उसका श्रेष्ठ माना गया है इस विचारधारा के लोगों के द्वारा। उदाहरण के लिए देखिए बच्चा पौधों की वृद्धि को देखकर जीव विज्ञान सीखता है। अगर बच्चे को जीव विज्ञान सिखाना है, अच्छे तरीके से सिखाना है, तो पेड़ पौधों की वृद्धि को उसको साक्षात रूप से उसकी आंखों से दिखाकर तब जाके सिखाया जाए तो बच्चा उस चीज को अच्छे तरीके से सीखे। यानी ये सारी चीजें जो है प्राकृतिक रूप से सीखने के अंतर्गत आती है। दूसरा देखिए मुख्य विचार क्या है कि बाल केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अगर बालक को किसी चीज को सिखाना है, बताना है, तो दृष्टिकोण बालक के आधार पर होना चाहिए, न कि शिक्षक के आधार पर। जैसे देखिए शिक्षा जो है बालक की रुचि के आधार पे, क्षमता के आधार पे और स्वभाव के अनुसार दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए खेल प्रिय बालक के लिए खेल आधारित अधिगम कर। अगर किसी बालक को खेल बहुत अच्छा लगता है तो उसको जो कुछ भी सिखाना है खेल खेल के माध्यम से ही सिखाना है, बताना है। इससे बच्चा उसमें रुचि भी अच्छे तरीके से लेगा और उसको अच्छे तरीके से सीखेगा भी। तीसरा जो मुख्य विचार है देखिए स्वाभाविक विकास पर बल, यानी किसी भी बालक का देखिए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास जो है स्वतः होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ रुकावट नहीं डालनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिर देखिए अगला जो तत्व है वो कृत्रिम अनुशासन का विरोध करना चाहिए, यानी आर्टिफिशियल रूप से किसी भी प्रकार का जो अनुशासन बालक के ऊपर अनावश्यक नहीं लादना चाहिए, बल्कि देखिए उसे दंड और कठोर नियमों को नहीं देना चाहिए। इन सारी चीजों का विरोध करना चाहिए। स्वतंत्रता और आत्म अनुशासन पर बल दिया जाना चाहिए। बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, खुद से अपने आप जो है नियंत्रण करने के लिए आत्म अनुशासन अपनाए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए। अगला देखिए तत्व क्या है कि अनुभव आधारित ज्ञान, यानी बालक को जो कुछ भी सिखाया जाए वो उसके अनुभवों के आधार पर दिया जाना चाहिए। बालक अनुभव करके जब किसी चीज को सीखेगा तो वो उसके जीवन में बहुत ज्यादा काम आएगा और वो उस चीज को हमेशा इस्तेमाल कर लेगा। जैसे देखिए पुस्तकीय ज्ञान से अधिक अनुभव जन ज्ञान को महत्व दिया, यानी सारी चीजें पुस्तकीय रूप से उसको न सिखा के बल्कि उसको अनुभवों के माध्यम से प्रैक्टिकली रूप से सिखाया जाना चाहिए, जिससे वो अपने जीवन में उसको उपयोग कर सके। उदाहरण के लिए देखिए पुस्तक पढ़ने के बजाय किसी क्षेत्र का भ्रमण। अगर बालक को देखिए एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाना है, कृषि के बारे में पढ़ाना है, तो बालक को किताबों में वो सब चीजें ज्यादा न पढ़ा के बल्कि क्या किया जाए, किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी कृषि प्रदेश में ले जाकर सारी चीजों को अच्छे तरीके से दिखा के जब बताया जाएगा तो वो चीजें बालक को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर बालक को जैसे मान लीजिए इतिहास पढ़ाना है तो इतिहास विषय में बहुत सारे टॉपिक सिखाने हैं आपको, मुगल काल, दिल्ली सल्तनत काल, तो इन सारी चीज़ों को पढ़ाने के बाद अगर आप उसको भ्रमण पर ले जाके इन सारी चीज़ों को साक्षात रूप से दिखा के अध्ययन कराएंगे तो ये चीज़ें उसके लिए ज़्यादा प्रभावी होंगी। ठीक। तो देखिए प्रकृतिवाद का शैक्षिक निहितार्थ क्या है, यानी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ नेचुरलिज्म क्या है। तो सबसे पहला इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि शिक्षा के उद्देश्य के लिए। तो शिक्षा के उद्देश्य में देखिए क्या कहता है कि यह प्राकृतिक और स्वाभाविक विकास की बात करता है, शारीरिक स्वास्थ्य की बात करता है, जीवन के अनुकूल समायोजन की बात करता है, यानी जीवन का जिस तरीके से समायोजन किया जाए, जैसे बालक का जीवन हो उसी प्रकार को उसको समायोजन करने की बात करता है। उदाहरण के लिए देखिए विद्यालयों में खेल, योग और प्रकृति भ्रमण को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, यानी बच्चों को योग कराया जाए, कहीं पढ़ाने लिखाने के साथ साथ घुमाने फिराने लिया जाए और उनको विभिन्न प्रकार के खेल भी खेलने के अवसर प्रदान किए जाए। तो इस तरीके की बात प्रकृतिवाद के अंतर्गत कही जाती है। उसके बाद देखिए पाठ्यक्रम के निर्माण में किस प्रकार का योगदान देता है। तो यह बालकों का जो पाठ्यक्रम है वो रुचि आधारित तैयार करने की बात करता है, पाठ्यक्रम में लचीलापन लाने की बात करता है। पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा रिजिड, कठोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बालक जो है अपनी योग्यता, क्षमता, शारीरिक गुणों के आधार पर ही सारी चीज़ें सीख सकता है, तो इसलिए उसमें कठोरता रहेगी तो फिर वो सही तरीके से नहीं सीख पाएगा। प्रकृति और जीवन से जुड़े विषयों को शामिल किया जाना चाहिए, यानी छोटे बालकों को जो कुछ भी पढ़ाया जाए वो प्राकृतिक से
चीज़ों को ज़्यादातर जोड़ के पढ़ाया जाए, उसके जीवन से जोड़ के पढ़ाया जाए। उसको अगर कोई उदाहरण दिया जाए तो उसको उसके लाइफ से संबंधित कोई उदाहरण दिया जाए जो अपने घर पे, स्कूल में, परिवार के साथ वो अनुभव करता है, उस तरीके के उदाहरण उसको दिए जाए। उदाहरण के जैसे विज्ञान, प्रकृति अध्ययन, कृषि और शारीरिक शिक्षा विषय जैसे बालकों को पढ़ाया जाए और उस पर विकास स्तर से जोर दिया जाए। इसके बाद देखिए शिक्षण विधियों के लिए इसका क्या योगदान है, तो यह करके सीखने की विधि पर बहुत ज़्यादा जोर देता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी बालक को जो कुछ भी सिखाया जाए, जो कुछ भी बताया जाए, उसको खुद से करवाया जाए, तब जाके वो अच्छी तरीके से उसको सीख सकता है। इसमें देखिए अवलोकन, प्रयोग, गतिविधि आधारित शिक्षण पर जोर दिया जाता है और इसके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए बालक स्वयं बीज बोकर पौधे उगाना सीखता है। अगर किसी बालक को पौधे के उगने के बारे में बताना है तो उसको कोई बीज दे दीजिए और उसको कहिए कि वो मिट्टी में जाकर उसके बोए और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके विकास को देखे। जब वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके जब देखेगा, सीखेगा, तो वो चीज़ें उसके लिए बहुत बेहतर होंगी और वो कभी जीवन में भूलेगा नहीं। ठीक। इसके बाद फिर देखिए शिक्षक की भूमिका के रूप में इसकी क्या उपयोगिता है, तो यह शिक्षक को सहायक यानी फैसिलिटेटर के बारे में बताता है, मार्गदर्शक देने वाला और नियंत्रक के रूप में नहीं बताता। यानी शिक्षक जो है नियंत्रक नहीं होना चाहिए बल्कि मार्गदर्शक होना चाहिए और बालक को अच्छे तरीके से सहायता करने वाला, बालक को हर समय नियंत्रित करने वाला नहीं, यानी कंट्रोलर के रूप में न हो बल्कि क्या हो, मार्गदर्शक और सहायक के रूप में। शिक्षक बच्चों को देखिए खोजने और प्रयोग करने के अवसर देता है, उनको भी मौका देता है। अनुशासन की अवधारणा के लिए देखिए किस प्रकार से उपयोगी है, तो यह जो है दर्शन जो है स्वतंत्र अनुशासन की बात करता है, यानी बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए, उनको उनकी योग्यता रुचि के अनुसार जो काम करना है उसको करने देना चाहिए। प्रकृति के द्वारा अनुशासन की बात करता है, यानी कहा जाता है कि प्रकृति उसको खुद ही अनुशासित करेगी, आप अनायास किसी भी प्रकार का बाहरी दंड या बाहरी रुकावट ना लगाए। गलत कार्य का स्वाभाविक परिणाम बालक स्वयं अनुभव करता है। कहा जाता है कि अगर कोई बालक कोई गलत काम कर रहा है तो उसको उसका नतीजा, उसका परिणाम खुद ही मिलेगा और फिर दोबारा वो जीवन में उस तरीके के कार्य नहीं करेगा। विद्यालय के स्वरूप की बात देखिए किस तरीके से कहता है यह दर्शन की विचारधारा, तो यह कहता है कि विद्यालय का जो वातावरण होना चाहिए, खुला वातावरण होना चाहिए, पूरी तरह से पैक जो है क्लासेस नहीं होनी चाहिए, शुद्ध हवा मिलनी चाहिए, जो है प्रकाश आना चाहिए, या फिर अगर संभव हो सके तो पेड़ पौधों की, जैसे देखिए जो पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय है वहाँ पर देखिए पूरे खुले वातावरण में पढ़ाई की जाती है, तो यह इसी दर्शन से प्रभावित होकर वो विद्यालय गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा निर्मित किया गया है। अस्त में देखिए उसको जो है विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, तो इस तरीके की प्रकृतिवाद विचारधारा से पूरी तरह से वो प्रभावित है। देखिए प्रकृति के निकट विद्यालय होने चाहिए, यानी पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा विद्यालय परिसर में लगाया जाना चाहिए और विद्यालय ऐसे क्षेत्र में होना चाहिए जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र या किसी भी प्रकार का शोर शराबा कोलाहल ना हो। ठीक है, तो इस तरीके के विद्यालय के स्वरूप की बात कही जाती है। तो खुले मैदान में देखिए कक्षाएं होनी चाहिए, आउटडोर लर्निंग होनी, कक्षाएं देखिए पूरी तरह से खुली होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए और कोशिश किया जाए बच्चों को आउटडोर यानी क्लास के बाहर पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, चीज़ों को बताया जाए, तब जाके वो प्रकृति का और भी अनुभव अच्छे तरीके से करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता है। इसके अलावा देखिए इसके कुछ लाभ और सीमाएं भी हैं। तो प्रकृतिवाद के लाभ क्या हैं, यह बालक की स्वतंत्रता की बात करता है, यह बालक के स्वाभाविक विकास की बात करता है, यह व्यवहारिक और अनुभवात्मक शिक्षा की बात करता है, यानी व्यवहार और अनुभव के द्वारा जो शिक्षा ली जाए, जो दी जाए वही बेहतर मानी जाए। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाएं देखिए क्या है कि यह नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा करता है, यानी यह ज़्यादातर नैतिकता और आध्यात्मिकता को नकारता है। अधिक स्वतंत्रता से अनुशासनहीनता की आशंका देखी जाती है। एक सीमा देखिए कि अगर किसी बालक को बहुत ज़्यादा स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, पूरी तरह से उस पर किसी भी प्रकार का जो है अंकुश न लगाया जाए तो बहुत ज़्यादा उदंड हो सकता है, उसके अंदर अनुशासनहीनता विकसित हो सकती है, तो ये भी इसकी एक समस्या है। तीसरा क्या है कि सामाजिक नियंत्रण की कमी देखी जाती है। इसमें अगर पूरी तरह से बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा तो वो सामाजिक रूप से नियंत्रण में अगर नहीं रहेगा तो उसके गलत रास्ते पर जाने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस देखे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसकी सीमाएं या कमियों के रूप में देखी जाती है। अब देखिए इसका जो संक्षिप्त रूप से पुनरावृत्ति है यानी रिवीजन तालिका है, तो क्या देखा जा सकता है, पक्ष और प्रकृतिवाद क्या था। देखिए सत्य के आधार के पक्ष के बारे में प्रकृतिवाद क्या कहता है, यह प्रकृति को स्वीकार करता है। शिक्षा का केंद्र यह बालक को मानता है, शिक्षक को यह सहायक के रूप में मानता है। इसमें जो बच्चों को शिक्षण विधि अपनाई जाने की बात कर रही है तो वो अनुभव और गतिविधि आधारित की जा रही है, और अनुशासन में यह स्वाभाविक अनुशासन की बात करता है।
तो इस तरीके से देखिए जो प्रकृतिवाद विचारधारा है पश्चिमी दर्शन की, ये एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। इसकी कुछ कमियां भी हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा लाभ है। तो निष्कर्ष देखिए क्या निकल के आया, कंक्लूजन, कि जो प्रकृतिवाद शिक्षा की दर्शन की शाखा है, यह प्रकृति, स्वतंत्रता और अनुभव से जोड़ती है। यह दर्शन बालक के स्वाभाविक विकास का समर्थक है और आधुनिक जो बाल केंद्रित शिक्षा की नींव रखता है। इस समय देखिए शिक्षा का जो केंद्र है, शिक्षा का केंद्र बिंदु है वो बालक है, यानी लर्नर है, न कि टीचर है। तो इसलिए ये शिक्षा दर्शन बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो कहा क्या जा सकता है कि प्रकृतिवाद जो है शिक्षा को जीवन के निकट और स्वाभाविक बनाता है, यानी यह दर्शन की विचारधारा जो है शिक्षा को क्या करती है, प्रकृति के निकट बनाती है और स्वाभाविक रूप से उसको बनाती है। ठीक है, ये था हमारा प्रकृतिवाद के बारे में। अब देखिए इसी में हम लोग यथार्थवाद के बारे में देख लेते हैं, यानी रियलिज्म। ये भी देखिए पश्चिमी दर्शन की एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। तो ये विचारधारा देखिए क्या कहती है, यथार्थवाद का अर्थ क्या होता है। तो यथार्थवाद देखिए वह दार्शनिक सिद्धांत है जो यह मानता है कि वास्तविकता यानी रियलिटी जो है मन से स्वतंत्र होकर भौतिक जगत में विद्यमान है। यानी ये क्या कह रहा है, जो वास्तविकता है वो मन से स्वतंत्र होकर इस जीवन में, भौतिक जीवन में विद्यमान होती है। वस्तुएं हमारे सोचने से पहले भी थी और बिना हमारे जाने भी मौजूद रहती है। यानी ये कह रहा है कि हमारे न रहने के बावजूद जो भौतिक वस्तुएं हैं वो पहले से थी और हमारे जाने में भी ये मौजूद रहती है। यानी हम चाहे रहें चाहे न रहें, ये जो भौतिक वस्तुएं हैं वे संसार में बनी रहती हैं। सरल शब्दों में देखिए क्या कह रहा है दर्शन, कि जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना ही यथार्थवाद है। यानी उसमें बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ बदलाव करना सही नहीं है। ठीक, तो यह यथार्थवाद का अर्थ यही, यानी यथार्थ का मतलब होता है कि हूबहू जो जैसा है उसको उसी तरीके से स्वीकार करिए। यथार्थवाद के जो प्रमुख दार्शनिक थे देखिए उसमें अरस्तु का नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनको ही यथार्थवाद का जनक माना जाता है। इन्होंने प्लेटो के विचारों का विरोध किया था और इन्होंने अनुभव और इंद्रिय बोध को ज्ञान का स्रोत माना था। यानी हमारी इंद्रियां जो है जिस चीज़ का बोध करती हैं, हम अपने अनुभवों के द्वारा जिस चीज़ को जानते हैं वही सही ज्ञान होता है, वही सबसे बेहतर होता है। ये बात किसने कही थी, अरस्तु ने कही थी। इसके अलावा देखिए इसके जो दूसरे महत्वपूर्ण दार्शनिक थे उनका नाम फ्रांसिस बेकन है। तो इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति और अनुभववाद पर बल दिया। उनका कहना था कि ज्ञान शक्ति है इसका सिद्धांत, यानी इन्होंने ज्ञान शक्ति है इसी सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसके अलावा देखिए इसके अगले जो महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं, विचारधारक हैं, वो जॉन लॉक हैं। इन्होंने ज्ञान को अनुभव से प्राप्त होने की बात कही, यानी ज्ञान जो है अनुभव से प्राप्त होता है। इन्होंने बालक का मस्तिष्क यानी टैबुला रासा खाली पट कहा था। इन्होंने कहा था कि बालक का जो मस्तिष्क है वो खाली पट के समान है, उसमें सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से भरा जा सकता है और ग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की बात किसने कही थी, जॉन लॉक। यथार्थवाद का देखिए मुख्य विचार क्या है, यानी इसका मेन टेनेट्स क्या है। तो पहली चीज़ क्या है कि वास्तविकता जो है भौतिक, यानी पहला बात यह क्या कह रहा है मुख्य विचारों में कि वास्तविकता भौतिक होती है, यानी यह संसार जो है वास्तविक और वस्तुनिष्ठ है। यहाँ पर आत्मा या विचार को प्राथमिक नहीं माना गया है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए पेड़, पत्थर, पानी, ये हमारे सोचने से स्वतंत्र रूप से मौजूद है, यानी हम जैसा सोचेंगे ये आपके सोचने विचारने से प्रभावित नहीं होते हैं। ये जैसे हैं हूबहू वैसे ही रहेंगे। आप इनके बारे में क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज देखिए क्या कहता है, ज्ञान का स्रोत अनुभव, यानी यह जो है ज्ञान के स्रोत के रूप में अनुभव को महत्व देता है। यानी अनुभव ही सबसे ज़्यादा ज्ञान का स्रोत होता है, यानी हम जिस चीज़ का अनुभव जितना बेहतर तरीके से कर सकते हैं वही हमारे लिए बेहतर ज्ञान हो सकता है। ज्ञान देखिए इंद्रियों के द्वारा प्राप्त, यानी हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं, हम अपनी 5 इंद्रियों के द्वारा जिस चीज़ का जो अनुभव करते हैं, जैसे अनुभूति करते हैं, हमारा ज्ञान उसी तरीके का उस चीज़ के बारे में होता है। जैसे देखिए देखने, सुनने, छूने से सीखना, हम बहुत सारी चीज़ें देखिए देख कर सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम छू के सीखते हैं और बहुत सारी चीज़ों को सुन के सीखते हैं। तो जिस तरीके का ज्ञान हम जिस तरीके से प्राप्त करते हैं उसी तरीके का हमारे अंदर उससे संबंधित नॉलेज जो है, ज्ञान का प्रकार होता है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए प्रयोगशाला में किया गया प्रयोग यथार्थवादी ज्ञान कहलाता है, यानी हमारे द्वारा जो कुछ भी खुद से किया गया प्रयोगशाला में, तो वो हम उस चीज़ को सही तरीके से ज्ञान के रूप में स्वीकार करेंगे। उसके पहले किसी ने क्या कहा था ये उस चीज समय उतनी ज़्यादा मान्यता नहीं रखती। ठीक है, यानी ये इंद्रियों पर बहुत ज़्यादा जोर देता है।
तीसरा देखिए विचार इसका क्या है कि विज्ञान और तर्क पर बल, यानी इसका तीसरा विचार क्या है कि यह विज्ञान यानी वैज्ञानिक विधि, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर जोर देता है, बल देता है। कारण कार्य संबंध पर भी यह, यानी किसी चीज का कारण क्या है और उससे संबंधित कौन सा कार्य किया गया, कौन सा कार्य किया जा रहा है, इनके बीच में किस प्रकार का रिलेशन है, इस पर भी यह जोर देता है। यानी इसका एक महत्वपूर्ण मुख्य विचार है। कोई भी चीज अगर सीखी जाती है तो ऑब्जर्वेशन के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा अच्छे तरीके से जब सीखी जा रही है, उससे नॉलेज प्राप्त किया जा रहा है, वही सबसे बेहतर होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, पानी गर्म करने पर भाप बनती है, यह अनुभव से सिद्ध तथ्य है। यानी जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी धीरे धीरे देखिए भाप बनकर ऊपर उड़ती है। तो इस चीज का हमने अनुभव किया और यही हमारे लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण ज्ञान है। चौथा देखिए मुख्य विचार इसका क्या है कि सत्य जो है वस्तुनिष्ठ होता है, यानी सत्य जो है ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें यह क्या कह रहा है कि सत्य व्यक्ति के मन पर निर्भर नहीं होता, यानी सत्य जो है वो किसी व्यक्ति के मन पर निर्भर नहीं होता, सत्य तो सत्य होता है। यानी हम जैसा सोचेंगे, हमारा मन जैसा सोचेगा, वैसी चीजें सत्य, यानी हम जिस चीज को सत्य मानेंगे हो सकता है कि वो सत्य ना हो, उसका कुछ सत्यता और हो। एक ही स्थिति में सत्य जो है समान रहता है। अगला जो कि मुख्य विचार इसका क्या है कि प्राकृतिक नियमों में यह विश्वास करता है, यानी यह प्रकृति के नियमों को स्थिर और सार्वभौमिक मानता है। यानी प्रकृति का जो नियम है वो स्थिर है और सार्वभौमिक यानी सभी के लिए एक समान है। इस तरह का मुख्य विचार यथार्थवाद दर्शन मानता है। ठीक है, अब देखिए यथार्थवाद जो विचारधारा है पश्चिमी शाखा की, तो इसके देखिए शैक्षिक निहितार्थ क्या है, यानी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसके क्या है रियलिज्म के। तो यथार्थवाद देखिए शिक्षा पर गहरा और व्यवहारिक प्रभाव पड़ा है इसका। पहला देखिए इसका शिक्षा के उद्देश्य के रूप में क्या यूज है, तो शिक्षा के उद्देश्य के रूप में देखिए यह वास्तविक जीवन के लिए तैयारी के रूप में कहता है। यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो वास्तविक जीवन के लिए स्टूडेंट को तैयार करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे, यानी उसके अंदर साइंटिफिक एप्टीट्यूड यानी एल्टीट्यूड का विकास हो। तर्क शक्ति और विवेक का विकास हो शिक्षा के माध्यम से। उपयोगी ज्ञान प्रदान किया जाए छात्र को। तो शिक्षा का उद्देश्य यथार्थवाद की शाखा के अंतर्गत यही माना जाए। जैसे देखिए छात्र को केवल सिद्धांत नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाए, यानी छात्रों को केवल थ्योरेटिकली सारी चीजें न बताया जाए बल्कि उनको प्रैक्टिकल करके प्रैक्टिकली चीजों को समझाया जाए। इसके बाद देखिए पाठ्यक्रम में इसका क्या योगदान है, तो पाठ्यक्रम में यह देखिए यथार्थवादी पाठ्यक्रम उपयोगी, वस्तुनिष्ठ और जीवन से संबंधित होने की बात कहता है। प्रमुख विषयों में देखिए विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास और व्यावसायिक विषयों के अध्ययन शिक्षण की बात करता है। कृषि शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान प्रयोग जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण विषयों के रूप में देखे जाते हैं। यानी इस तरह से विषयों को पढ़ाने की बात यह कहता है। और ये विषय किस तरीके के होने चाहिए, तो उपयोगी, वस्तुनिष्ठ और जीवन से संबंधित होने चाहिए। इसके बाद फिर देखिए शिक्षण विधियों के रूप में इसका क्या योगदान है, तो शिक्षण विधियों में देखिए यथार्थवाद करके सीखने के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देता है। तो इसके लिए प्रयोग विधि, अवलोकन विधि, प्रदर्शन विधि, समस्या समाधान विधि और फील्ड स्टडी विधि, इन विधियों को बहुत ज़्यादा महत्व देता है। और ये विधियाँ इस दर्शन की महत्वपूर्ण जो है शिक्षण विधियों के रूप में जानी जाती है। जैसे देखिए भौतिकी में प्रयोग करके नियम को समझाना, यानी किसी छात्र को भौतिकी से संबंधित कोई, फिजिक्स से संबंधित कोई नियम बताया जा रहा है तो उसको प्रयोग करके सिखाया जाएगा, तब उसके लिए वो बेहतर होगा। ठीक है, देखिए इसके अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो शिक्षक की भूमिका में देखिए क्या कहता है कि शिक्षक को विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, वह ज्ञान का सही प्रस्तोता होना चाहिए, तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित शिक्षण कराए जाने, यानी बालकों को जो कुछ भी तथ्य बताए जा रहे हैं तो उसको प्रमाण भी उसका दिया जाए, तभी जाके वो उसके लिए सही तरीके से ज्ञान हो। और शिक्षक को अगर बालक को कोई शिक्षा देनी है तो शिक्षक को उस विषय का अच्छे तरीके से ज्ञान होना चाहिए। जैसे देखिए विज्ञान के शिक्षक के द्वारा प्रयोग दिखाकर अवधारणा को स्पष्ट करना, यानी कोई टीचर बच्चों को विज्ञान पढ़ा रहा है तो उसको सारी चीजों को बताने के साथ साथ उसको प्रयोग करके भी दिखाना होता है। इस दर्शन की विचारधारा देखिए विद्यार्थी की भूमिका के लिए क्या कहता है, रोल ऑफ स्टूडेंट के लिए, तो वो विद्यार्थी को कहता है कि विद्यार्थी जो है सक्रिय शिक्षार्थी के रूप में होने चाहिए, उनको अनुभव और प्रयोग के द्वारा सीखना चाहिए और अनुशासित और तर्कशील होना चाहिए। तो इस तरीके की बात विद्यार्थियों के लिए कहता है, यानी विद्यार्थियों के अंदर ये इस तरीके के लक्षण होने चाहिए। अनुशासन के लिए देखिए क्या कहता है, तो यह देखिए यथार्थवाद में बाह्य अनुशासन पर बल दिया जाता है, यानी
जो है बाह्य रूप से बच्चों को अनुशासन में रखा जाए। अगर अनुशासन में नहीं रखा जाएगा तो बच्चे अनुशासनहीन हो सकते हैं, इसलिए वह अनुशासन पर बल देता है। नियमों के पालन को आवश्यक मानता है, यानी जो चीज़ के लिए जो नियम बनाया गया है उसमें सभी चीज लोगों को उस नियम को पालन करना हो। अगर नियम का पालन नहीं करेंगे तो सही तरीके से कोई भी चीज़ व्यवहारिक रूप में नहीं हो पाएगी। ठीक है। इसके अलावा देखिए दंड और पुरस्कार का सीमित प्रयोग करने की बात करता है, यानी बच्चों को जो अनुशासन बाह्य रूप से दिया जाए लेकिन उनको बहुत ज़्यादा दंड न दिया जाए, दंड जो है कठोर न दिया जाए, या पुरस्कार भी दिए जाए तो सीमित रूप में दिए जाए, बहुत ज़्यादा पुरस्कार न दे दिया जाए जिससे बच्चा क्या है कि पुरस्कार के लालच की वजह से ही काम करे, उसका अंदर से कोई काम करने का मन न, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए उदाहरण के लिए प्रयोगशाला के नियमों का पालन अनिवार्य, यानी मान लीजिए कोई बालक है, कोई बालिका है, अगर किसी लैब में लेबोरेटरी में उसको कोई एक्सपेरिमेंट कराने हैं तो उसका जो नियम होगा उसको फॉलो करना हो। अगर वो नियम को फॉलो नहीं कर सकता तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, प्रयोग असफल हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए नियमों की बात यह करता है। ठीक है। अब देखिए यथार्थवाद का आधुनिक शिक्षा में क्या योगदान है, यानी आधुनिक वर्तमान जो शिक्षा है इसमें किस तरीके से योगदान देता है। तो यथार्थवाद देखिए विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। जो स्टेम शिक्षा है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा योगदान देता है। प्रयोगशाला आधारित जो शिक्षण है उसमें बहुत ज़्यादा योगदान देता है। व्यावसायिक और कौशल शिक्षा में भी यह बहुत ज़्यादा योगदान देता है। तो इस तरीके से देखिए इसका क्विक रिवीजन के रूप में कंक्लूजन क्या निकल के आया। यथार्थवाद जो है वास्तविकता भौतिक जगत को मानता है, ज्ञान में यह अनुभव आधारित ज्ञान को महत्व देता है, यह सत्य को वस्तुनिष्ठ मानता है, शिक्षा इसके लिए व्यवहारिक होनी चाहिए, शिक्षक यहाँ पर विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए और शिक्षण विधि में प्रयोग और अवलोकन विधि का प्रयोग किया जाना। यानी इस तरीके से ये महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में यथार्थवाद दर्शन जो है बताता है। ठीक है। तो इसका देखिए संपूर्ण रूप से कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि यथार्थवाद ने शिक्षा को कल्पनात्मक से व्यवहारिक बनाया, यानी शिक्षा कल्पनात्मक नहीं होनी चाहिए, शिक्षा व्यवहारिक होनी चाहिए। इसने शिक्षा को विज्ञान, तर्क और अनुभव से जोड़ा। अतः कहा जा सकता है कि यथार्थवाद जो है आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा की आधारशिला, यानी आधुनिक काल में जो वैज्ञानिक शिक्षा दी जाती है उसका जो बेस है वो यथार्थवाद ही। ठीक है। तो आज की क्लास में देखिए हम लोगों ने पश्चिमी दर्शन की दो महत्वपूर्ण शाखाओं जिसमें प्रकृतिवाद और यथार्थवाद जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ, उदाहरण के साथ अध्ययन किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो। ठीक है। तो आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट लगता है, किसी भी प्रकार की अगर कोई त्रुटि लगती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मैं आप लोगों के कमेंट के अनुसार जो है आप लोगों की जो भी बातें होंगी उसको पूरी तरह से जो है आप लोग को सेटिस्फाई करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है। तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अन्य क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।